अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूँ आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और ईद गुज़र गई लेकिन अभी भी ईद का सिलसिला चल रहा है। ईद हमारे यहाँ 3 दिन की तो होती ही नहीं है, लेकिन हम लोगों की तो ड्यूटी है जनाब। 3 दिन ख़त्म हुए जैसे ही हम लोगों ने मॉर्निंग शो करना है। तो जब मैं घर से आ रही थी, लेकिन बच्चों को छुट्टियां चल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छी खासी छुट्टियां इस बार मिल गई लोगों को। तो जी ईद ही ईद मनाई जा रही है, लेकिन ये ईद थोड़ा मुख्तलिफ है पिछली ईदों की जब हम बात करते हैं। और यकीनन हम लोगों के लिए भी मुख्तलिफ है। वैसे तो बहुत ज़्यादा काम था, आपके सामने है रमज़ान ट्रांसमिशन की हम लोगों ने, उसके बाद ईद के शोज़ होते हैं जो रिकॉर्ड कराने पड़ते हैं। तो एक बहुत सारा बर्डन होता है हम लोगों पर, और इस बर्डन में जो है उलझ जाते हैं हम लोग। तो बात यह है कि ईद मुख्तलिफ थी, कोरोना है और कोरोना में अपने आप को बचाना है। अच्छा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक तो गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया और लोगों को एहसास हो गया कि जो है कोरोना जो है फैलता जा रहा है, थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इस ईद पे ये बात देखने में आई कि लोग एक दूसरे के घर कम से कम जा रहे हैं, सैर सपाटा जो है वो कम से कम है, पार्क्स वैसे ही बंद हैं। तो कुछ अच्छा है, अच्छा है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी है तो फिर सब कुछ है, सारे इंजॉयमेंट है, फिर अगले साल इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर सारी इंजॉयमेंट बेकार हो जाती है। लेकिन ईद से पहले जो है कुछ अफसोसनाक वाक़या, जैसे आपको पता है पीआई का तैयारा जो है हादसे का शिकार हो गया, और कुछ वाकई तबीयत जो है मेरी भी बोझल सी रही, अफसरदा सी मैं भी रही, और यकीनन आप भी फील कर रहे होंगे। और इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में बहुत सारी कीमती जो जानें थी, तकरीबन 97% जो है लोग जो हैं शहीद हो गए। और मैं कहती हूँ कि ये एक वाक़ई बहुत वो लम्हा था। मैं कहती हूँ ठीक है, ईद आती है, हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन इस खुशी में यकीनन यकीनन थोड़ा सा दुख भी था, बल्कि बहुत ज़्यादा दुख था मैं कहूँगी, क्योंकि जिन लोगों के प्यारे जो है इस उसमें शहीद हुए इस वाक़े में, तो उनके बारे में अगर हम सोचते हैं तो यकीनन उनकी ईद जो है इस बार वो वाली ईद नहीं थी। और अपने प्यारों के बग़ैर भी कोई ईद होती है, और यही हुआ। हमारा एक बहुत ही प्यारा और नफीस इंसान और सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम 24 न्यूज़ जो है सैयद अंसार नकवी भी इस हादसे में शहीद हो गए। और मानेंगे कि जब अपना कोई प्यारा चला जाता है छोड़कर तो क्या हाल होता है, कुछ इसी तरह हमारे पूरे नेटवर्क का हाल है, और अब भी है। वो ईद नहीं थी इस बार हमारी, मानेंगे आप, वो ईद बिल्कुल नहीं थी। और हम सब लोग दिल गिरफ्तार थे और अफसरदा थे कि हमारा प्यारा जो है खुशी खुशी जा रहा था ईद करने अपने घर, और वो घर ना पहुंच पाया और उन घर वालों की भी ईद ना हुई। तो आज का शो उन्हीं के नाम पर है। आज उनको ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे, आज हम उनको याद करेंगे, उनकी बातें याद करेंगे। और यकीनन यकीनन जब घर का एक फ़र्द चला जाता है तो आप सोचें, यकीनन मुझसे बात नहीं हो पा रही, और मैं चाहूँगी कि अपने साथ इस उनकी उनकी याद में, उनको ट्रिब्यूट पेश करने में अपने ही कुलीग को शामिल करूं। और हमारे साथ बिल्कुल रज़ा मलिक साहब हैं, एंकर पर्सन हैं, इनको खुश आमदीद कहेंगे, खुश आमदीद। और मैं ईद मुबारक नहीं कहूँगी, लाजिम बात है, एक ऐसा माहौल है जिसमें अपना प्यारा बिछड़ जाता है तो ईदें तो रह जाती हैं कहीं पीछे। और हमारे साथ जमशेद रिजवानी साहब हैं, एडिटर न्यूज़ रूही हैं, इनको भी वेलकम कहेंगे। कैसे हैं आप लोग? और यकीनन यकीनन मुझसे तो बात ही नहीं की जा रही, आप लोग इस पे रोशनी भी डालेंगे। उनकी पूरी ज़िंदगी को हम लोग अहाता नहीं कर सकते, लाज़मी बात है। उन्होंने इतना ज़्यादा वर्क किया है, इतना काम किया है। जब हम लोग मिलकर रहते हैं तो काम करते हैं तो एक मोहब्बत और प्यार और उनसे पैदा हो जाता है जमशेद साहब। और फिर जब बिछड़ जाता है तो समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी ये बंदा कैसे चला गया। अभी तो ये हमारे साथ था, अभी तो हम देख रहे थे हम उनका काम, और अभी ये बाय बाय करके चला गया और अचानक हादसे का शिकार हो गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, क्या कहें, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे आप खुद कह रहे हैं, मेरा आपने मुझसे पूछा है तो ज़ाहिर है मेरे साथ उनका प्रोफेशनल ताल्लुक़ नहीं बिल्कुल। था। हम्म, मेरा उनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ भी था। हम सन 2002 से रोही टेलीविज़न में हम अब इकट्ठे थे, लेकिन हम 2002 में हमने जियो में
स्टार्ट किया। एक लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कैरियर हमारा इकट्ठा था, लेकिन वो स्टार्ट और ये एंड, इस एंड को अगर मैं देखूं तो उसी रात को जब वो 12 बजे तकरीबन ऑफिस से निकले हैं, 9:30 और 10:15 के दरमियान हमारी एक वीडियो मीटिंग हो रही थी, जिसमें यही ईद की ट्रांसमिशन के प्रोग्राम्स जो मुख्तलिफ चैनल्स पे होने थे हमारे ग्रुप के, वो फाइनल हो रहे थे, उनका एफपीसी बन रहा था और चीज़ें थी डिस्कस करते। तो सबसे पहली जो ब्रीफिंग थी वो अंसार नकवी साहब की थी कि 24 पे क्या क्या प्लान में है, क्या क्या चीज़ हो गई है और क्या चीज़ होनी है, तो क्या चीज़ें लाइन अप हैं और किस दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या होगा। तो उस रात भी 10:30 बजे, 10:15 बजे तक हम एक दूसरे के सामने बराह रास्त नहीं थे, लेकिन वीडियो स्क्रीन पर ज़रूर थे। और जब अभी बॉस नहीं आए थे सीईओ साहब, तो उससे पहले हल्की फुल्की चिट चैट भी चल रही थी, इस्लाम दुआ छेड़खानी चल रही थी, 15-20 लोग थे उसमें। और फिर बदकिस्मती देखें कि उन्होंने सैटरडे वाले दिन जाना था। बिल्कुल। और प्लान उनका पहला ये था कि वो बाय रोड जाएंगे, और उन्होंने अपने बच्चों को भी ये कहा था कि मैं बाय रोड आ रहा हूँ चीज़ें, लेकिन उन्होंने चांस लिया और उनको फ्राइडे की ही टिकट मिल गई दोपहर की इस फ्लाइट की, और वो उस पर चले गए। बिल्कुल। वो लाहौर, कराची से लाहौर आए, लेकिन वो फिर कराची पहुँचे नहीं। बिल्कुल। गम रोज़गार कहें, कैरियर कहें, ज़रूरियात कहें, लेकिन वो बहरहाल लाहौर में उन्होंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पहले न्यूज़ को, फिर प्रोग्रामिंग को जिस अंदाज़ में ऑर्गेनाइज़ किया, जिस अंदाज़ में चलाया, मैं तो ज़ाहिर है उनकी और भी बहुत सी चीज़ों को गवाह हूँ, उनके प्रोफेशनलिज़म का, उनके ज़ाती उसका, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आज जो मुझे याद है कि रूही टेलीविज़न की जो प्रीमियर टीम थी, जो कोर टीम थी, जो फाउंडर टीम थी, उसकी सिलेक्शन अंसार साहब ने मुल्तान में आके की थी। सही। तो उस वक्त आप 2015 सितंबर, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग मतलब उसका रूही पर भी उनका कितना मतलब रूही के कॉलीग्स पे उन पर कितना एहसान है। रज़ा साहब बैठे हुए हैं, इनको भी इंटरव्यू रज़ा साहब को इंटरव्यू। जैसे अभी सितंबर 2015 की बात कर रही हैं साहब, बिल्कुल इसी तरीके से बात है कि पहली मुलाकात ना ऐसे कल की मुलाकात की तरह याद है उनसे, चैनल का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा था रूही का, बहुत ज़्यादा हमारे जहन में भी बहुत सारे सवालात भी थे और एक कैरियर भी था कि जिसको आप पहले से कंटिन्यू रखे हुए थे और आप उसको स्विच कर रहे थे आप। तो उसमें ये जो मुलाकात हुई अंसार नकवी साहब से और जो इंटरव्यू का जो सिलसिला था, तो आप यकीन माने कि किसी लम्हे उनकी इस एक बहुत ही मेहरबान चेहरा याद में ना, हमेशा अंसार नकवी साहब का ना एक जो चेहरा याद रहेगा ना, खूबसूरत सी मुस्कुराहट, हमेशा मेहरबान चेहरा याद रहेगा कि एक मुस्कुराहट के साथ जो है ना वो कि चाहे जिससे भी उनकी मुलाकात थी ना, तो एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे जो है ना वो एक सजी रहती थी। उस मुस्कुराहट के साथ मिलना और उसके साथ इतनी अपनाइयत से जो भी बात हुई, वो लगा नहीं कि ये कोई इंटरव्यू है, लगा यही कि ये एक मुलाकात है, दोस्तों की मुलाकात है। और उस मुलाकात में तो वो पहली मुलाकात थी। उसके बाद दर्जनों मरतबा सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहे, जो फंक्शंस होते रहे, तकरीबात होती रहीं, उनमें भी मुलाकात रही। और उसके साथ साथ बढ़ के, जैसे अभी जमशेद साहब कह रहे थे कि उनसे उनका ज़ाती ताल्लुक़ था, तो ऐसे ही उनसे कुछ सोशल मीडिया का ताल्लुक़ मेरा भी उनसे था कि उनकी साहबजादे उनके फेसबुक पे, उनके इंस्टाग्राम, उनके तमाम उनके साथ एक ताल्लुक़ था। तो उसके ऊपर कभी भी जब भी उनके कमेंट्स करते थे तो हमेशा उनका काइंड रिस्पॉन्स आता था। अच्छी स्टोरी होती थी, कोई अच्छी खबर होती थी, कोई अच्छी ब्रेकिंग होती थी, तो उसके ऊपर भी अलहदा से वो हमेशा उनका इनबॉक्स आता था, गुड स्टोरी का थम्स अप आता था, बहुत अच्छे। और जब कभी भी बात होती थी हमेशा क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत से हो, क्या चल रहा है, कैसा जा रहा है काम, मतलब एक बहुत मतलब दोस्ताना अंदाज, बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में उनसे था मोहब्बत उनका। वाला। और सबसे बढ़ के जो उनकी मुस्कुराहट थी ना, वो बहुत ही हमारे साथ उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो सफ़र पे भी हमारे साथ थे वो, और सर जमशेद साहब के साथ तो उनका एक
बड़ा तवील, उम्रा भी इकट्ठा बिल्कुल, किया उन्होंने, अच्छा, जनाब अल्लाह, बिल्कुल। हाँ उस पर भी खाना काबा में भी इकट्ठे थे, हरम पाक में भी इकट्ठे थे, मस्जिद नबी में। तो हमारे साथ उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में ही उनका मेल मुलाकात हुआ, लेकिन हमेशा उनका एक मेहरबान गपशप वाला, वहाँ भी एक दोस्ताना मिजाज जो है। वो काम यकीनन अपने काम के हवाले से, उनके काम पे तो कोई बात ही नहीं कर सकता कि उनकी साहबजाद एक बड़ी जदोजहद, जैसे जिनसे आप बता रहे हैं कि 2002 से वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो मुंसलिक, तो उसके साथ साथ आप देख लें कि जब इमर्ज हो रहा था पाकिस्तान में, एवोल्यूशन हो रही थी, उस तमाम एवोल्यूशन में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एवोल्यूशन में वो डे फर्स्ट से उन्होंने तमाम मराहिल में उन्होंने खुद चीज़ों को संवारा है, खूबसूरत किया है, बेहतर किया है। और अब और देखिए बिल्कुल उम्रे की साथ भी इसी साल हासिल की, और जमशेद साहब आप साथ थे और एक अच्छा ग्रुप था, यकीनन माशाल्लाह बहुत सारे लोग इकट्ठे गए। तो कैसे पाया साथी, कैसे थे सफ़र में, कैसे थे? पता तो तब चलता है ना कोई सफ़र करता है, तो कैसे सफ़र रहा आप लोगों का, कुछ उसका भी जिक्र कीजिए, हमें बताइए, क्योंकि एक एक बात हम उनकी याद करना चाहते हैं, एक एक लम्हा याद करना चाहते हैं। तो सफ़र में कैसे थे, कैसे रहा सफ़र आपका उनके साथ? देखिए, एक उनकी शख्सियत की बड़ी खूबसूरती ये थी कि वो बहुत ऑर्गेनाइज थे। हम जैसे लोगों को आखिरी दिन में सामान पैक करना है, ये रखना, कोई चीज़ भूल गए, कोई रख ली, लेकिन वो बहुत ऑर्गेनाइज थे। उनकी एक एक चीज़ बड़ी सोफिस्टिकेटेड अंदाज में पैक होती थी, या वो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते थे तो उसमें पूरा टाइम लेते थे। और ये नहीं कि बस बैग भरना है, उन्होंने एक एक चीज़ अपनी एक एक चीज़ का ख्याल रखना। और फिर अगर उनके साथ कोई रूममेट है या उस साथ वाले रूम में उनके साथ कोई दोस्त साथ से हो, तो उनका भी ख्याल रखना कि जी आप पैकिंग हो गई है, तुमने कोई चीज़ रख तो भूल तो नहीं गए हो, तुमने ये उठा लो, यार देखो, फिर एक दफ़ा चक्कर लगा लो अंदर पूरे रूम में। फिर सफ़र में मुसलसल आप अगर साथ उनकी सीट पे बैठ गए हैं तो उन्हें मुसलसल तबसरा करते हैं ना किसी में किसी चीज़ पे। ये नहीं था कि ख़बर, हाँ। आपने किसी भी चीज़ पे तबसरा करना है, आप बात कर रहे हैं तो वो पूरी सुन रहे हैं, फिर उसके बाद अपना कमेंट कर रहे हैं। फिर उन्होंने अच्छी बात क्या थी, देखिए, अच्छे जर्नलिस्ट की जो सबसे बड़ी खूबी हमें बताई जाती है वो ये है कि वो सुनता है। वो जितना सुनने पे जोर देगा वो उतना ही अच्छा जर्नलिस्ट होगा, क्योंकि उसे पता लगेगा कि उसके पास नॉलेज क्या आ रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या ले रहा है, और वो खुद बोलेगा, खुद बड़ा जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करेगा, अपने आप को ये कहेगा कि मैं सबसे बड़ा नॉलेज मेरे पास है, तो उसके पास फिर खबर नहीं आएगी, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ही वॉज अ गुड लिसनर। बिल्कुल। वो रिपोर्टर थे हैदराबाद में, वो द न्यूज़ अखबार के कॉरेस्पॉन्डेंट थे। जब वो 2002 में वहीं से है, हाँ, स्टार्ट उनसे न्यूज़ हैदराबाद से, उससे पहले एक उर्दू अखबार में काम किया, लेकिन 1991 से न्यूज़ में थे। और जब हम 2002 में इकट्ठे हुए तो मैं मुल्तान से कॉरेस्पॉन्डेंट था, जियो टेलीविज़न का, वो हैदराबाद से थे। 200 लोगों की इकट्ठे 1-2 माह में ट्रेनिंग हुई। उस वक्त किसी को कोई पता नहीं था कौन क्या काम करेगा। वो एवेल्यूएटर्स जो थे, जो ट्रेनर्स थे, उनकी रिपोर्ट्स पे मुनसर था कि ये इनमें से कौन सा बंदा किस काम के लिए सूटेबल है। अंसार साहब को जब ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उन्होंने हैदराबाद ब्यूरो देखना था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनके अंदर का जो न्यूज़ सेंस थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उनको असाइनमेंट एडिटर, सीनियर असाइनमेंट डेस्क और इनपुट की तरफ उनको लाया गया। हेड ऑफिस में ही वो रह गए, वो आए ही नहीं हैदराबाद। सही। तो फिर वो रुके ही नहीं, फिर उन्होंने प्रमोशन, सफ़र उनका मुसलसल जारी रहा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने फिर वही बात कर रहा हूँ कि उस सफ़र में उन्होंने सिखाया बहुत, क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और किसी पे शाउट नहीं किया। हमारे कैरियर, मेरे कैरियर में वो हमेशा मेरे बॉस रहे। अच्छा, प्रेशर में भी नहीं आते थे, ये भी सुना है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, काम के मामले में नो प्रेशर, करना है तो कितने डंके की चोट पर करना है, देनी है खबर तो देनी है, नो प्रेशर। अपना टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। हाँ। सब हम रिपोर्टर पे चीख रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, यार ये क्या ये, लेकिन अंसार साहब ने बहुत कूल रहना, चुप चुप, जब कुछ हो जाना, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, उसके बाद उन्होंने अपना रिस्पॉन्स। लेकिन उस वक्त आप स्पॉट पे हैं या आप स्क्रीन पर हैं, तो उस वक्त उन्होंने उस वक्त अपने फौरी तौर पर, अगर उनके पास मौका नहीं है तो उन्होंने कुछ नहीं कहना, ताकि ये पैनिक ना हो और गलतियाँ ना करें। उसके पीछे ये होती थी। तो ये उनका मतलब सीखा बहुत से। आप देखें आज तमाम टीवी चैनल्स पिछले 6 दिन से मुसलसल हेडलाइंस में अंसार साहब को याद करें, तो उसकी वजह ये है कि वो बड़े जर्नलिस्ट थे। लेकिन इसके साथ साथ हर इदारे में उनके कॉलीग्स हैं या उनके जूनियर्स हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया, तो वो उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें उनकी
प्रोफेशनल जो उनकी खूबियाँ थीं, उनकी शख्सियत की खूबियाँ थीं, और बतौर इंसान, और फिर एक बड़ा हादसा सानिया। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है कि ये सब असल में हम अपना दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। बिल्कुल। और कहते हैं ना, कैथारसिस निकालना बहुत ज़रूरी है, और यकीनन यकीनन उनके जो घर वाले हैं, आज हम सब उनके साथ हैं। आज क्या, हम हमेशा से उनके साथ थे। देखिए, जब कोई कोलीग आपके साथ काम कर रहा है, आपने तो काम भी किया है, और यकीनन अपनायत हो जाती है, उन्स हो जाता है, एक मोहब्बत सी हो जाती है, हम एक दूसरे के अच्छा, बारे में। इसमें हाँ, इसमें इसमें ये भी था कि देखें, एक तो जो ईद की बिल्कुल। मतलब एक एक, अहम। एक, एक अहम तो सबसे ज़्यादा खुशी का नाम है, मतलब उसके हाँ, अलावा कोई दूसरा मतलब नहीं है ईद का। और सबसे बढ़ के जो एक कोरोना के हवाले से बिल्कुल। जो गैर मामूली हालात दरपेश हैं, उनकी वजह से तमाम चीज़ एक ना तो डिप्रेशन में थी, और वो एक अरसे से लाहौर में ही क्या काम मजीद थे, कर रहे और थे। वो घर वापस जा रहे थे। और मैं अभी उनकी साहबजादी की पोस्ट में देख रहा था कि जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि भाई बाबा, आपने तो कहा था कि एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजना, ड्राइवर भेजना, हाँ। खुद आने की ज़रूरत नहीं है। तो हम तो आपके घर पे मुंतज़र थे, और आप कहाँ रह गए, आप बिल्कुल। कब पहुँचेंगे। तो यकीनन ये एक रुला देने वाली है। अब देखिए, जुमातुल विदा का दिन है उनका, उनको एक बड़ा दिन, मतलब जिसको हम एक रमज़ान शरीफ का जिस तरह कहते हैं कि एक आप रूह गिनते हैं उसको, जुमातुल विदा बिल्कुल। को गिनना वाला। और उस दिन वो हालात सफ़र में, और सबसे बड़ी जब ये हादसा हुआ ना, तो एक 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 ये इतला आई कि अल्लाह पाक खैर करें। वो हादसे में हैं और ज़ख्मी हैं, और तमाम सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली, पूरी सिटी फैमिली ना सिर्फ हाथ उठा के एक मोजज़े की मुंतज़र हो गई कि अल्लाह पाक से दुआएं कि अल्लाह पाक मौजा दिखा दे, कि बिल्कुल। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। अल्लाह पाक देखिए, जो शहादत उनके नसीब में थी, उनको 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 मिली। शहादत का उनको बुलंद रुतबा बिल्कुल। मिला। आखिर वो उनकी इतला जो है वो दी गई कि वो शहीद हो गए हैं। ये एक ऐसा हादसा था जो आप एक, हाँ देखो, ज़िंदगी में ना देखिए, मौत बरहक है, बिल्कुल। इंसान ने हर वक्त मरना है, ये बिल्कुल। उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो खबर है उसको, उसको 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 उसने जाना ही जाना है। तो लेकिन कुछ कुछ जो अमवात है ना, वो याद रहती हैं, वो हाँ, सदियों याद रहती हैं, वो बिल्कुल। रखी जाती हैं, वो तारीख का हिस्सा बन जाती बिल्कुल। हैं। तो ये अंसार नकवी साहब की जो शहादत है ना, ये भी एक तारीख का हिस्सा बन जाएगी, ये भी एक तारीख बन जाएगी और कि अचानक है ना मौत, कि आप में देखिए एक देखिए चलता एक फिरता शख्स है, काम कर रहा है, ईद करने जा रहा है, वापस आना है बॉस ने, वापस आके ये करना है, वो करना है, यानी ये सारी चीज़ें देखिए, सोचें। आप भी, आप खुद भी, आप जैसे भी कह रही थी कि हाँ, देखिए, कोई भी सहाफ़ी ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ये कि सहाफ़ी का एक, मैं समझता हूँ कि उसके एक प्रोफेशन का ये हिस्सा है, वो कभी भी छुट्टी पे नहीं होता, बिल्कुल। वो किसी लम्हे भी छुट्टी में नहीं होता। वो सोते हुए भी शायद पता है कि उसके ज़हन में, जब वो सो रहा होता है तो उसके ज़हन में कई चीज़ें चल रही होती हैं कि ये भी करना था, ये भी करना था, ये कमी भी थी, इसको बेहतर करना था। वो उठता है तो उठते साथ इसको ये टेंशन शुरू हो जाती है कि यार इन पिछले 4 घंटों में क्या हुआ, उन चीज़ों को देखना है। तो यकीनन छुट्टी पे कोई भी सहाफ़ी नहीं जाता। वो एक लंबे अरसे से लाहौर में थे, नहीं गए 4 थे अपनी फैमिली महीने से, से हाँ 4 महीने। वहीं थे, तो वो लाहौर थे, अपनी फैमिली से फैमिली के मिलने के साथ लिए नहीं आप ये मिले थे, देखें कि बिल्कुल 4 कि महीने बाद हाँ, 4 महीने बाद वो ईद की खुशियों में शामिल शामिल होने होने जा जा रहे रहे थे, थे, और तो इतना जनाब बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा वाक़या हो गया, और वो घर वालों से और हम सब से बिछड़ गए। देखिए, कई उसमें कितनी और इंसानी जानें जो हैं वो गईं। और देखिए, बात यह है कि कहीं बिल्कुल अपने मकाम पे पहुंच के लैंडिंग में आने के बाद, एक अटैम्प्ट करने के बाद, वो त्याला जो है वो हादसे का शिकार हो रहा है बंदा। जब साफ ज़ाहिर है, एक आप कभी भी अपने घर, जब आप अपने घर जा रही होती हैं, तो जब आप अपनी सड़क पे पहुंची या अपनी गली में, तो आपको खुद ब खुद आपको एक तमानियत का एहसास होता है कि जी मैं घर तो पहुंच गया हूँ जी। बिल्कुल, घर तो पहुंच गया वो हूँ। सड़क जो एक जानी पहचानी सड़क देख के आप बिल्कुल। कहेंगे ओके जी, बस ये मेरे घर की, आपके आसाब, आपकी सोच तमाम रिलैक्स हो जाती है कि जी मैं घर पहुंच गया हूँ। जी बिल्कुल। तो ये ऐसी इस पे मज़ीद बात करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से मज़ीद जानते हैं सब कुछ। नाज़रीन, हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बिल्कुल इंसान दोस्त, शफ़ीक इंसान और सैयद अंसार नकवी साहब अब हम में नहीं रहे, और यकीनन एक अहम मौका था, यानी कि ईद का मौका था, खुशी के मौके पर।
और इस तरह का अफसरदा हो जाना यकीनन 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 हम सब के लिए भी मुश्किल है, उनकी फैमिली के लिए यार बहुत मुश्किल है। हमारे साथ तो एक रिश्ता बना उनका, तो सोचें कि कितना एहसास करते थे सबका। आपका किया जमशेद साहब, उनको एहसास था कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, अपना ख्याल रखें पहले। तो देखिए अपना ख्याल नहीं रख पाए, इस तरह क्या सोचता है बंदा कि यार जा रहे थे ईद करने और फैमिली को कहा गाड़ी ना लेकर आए, गाड़ी भेज दे, आप ना लेने आए, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन ख़ुद नहीं पहुंच पाए। तो कितने लोग हैं जो ये मैं कहती हूँ कितने प्यारे हैं जो अहम मौके पे चले जाएं, जैसे कि ईद का मौका था, खुशी का मौका था, किसी के तसव्वुर में भी नहीं होता कि यार ऐसा हादसा भी हो जाएगा। इधर जाने वाला भी खुश हो रहा है, 4 महीने बाद मुझे छुट्टी मिल रही है। अंदाज़ा लगाए, सोचें कि 4 महीने बाद आपको छुट्टी मिल रही है, आपका दफ्तरी कामों को एक साइड पे लगा के जा रहे हैं। यार अब तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, चाहे 3 दिन ही क्यों ना मिले तो स्पेंड करूँगा। तो ये कैफियत हो और उसको पता ना हो कि ये मेरा आखिरी लम्हा है, आखिरी टाइम है, आखिरी बातें हैं, ये तो अल्लाह ताला का जानता है। यकीनन किसी का भी कोई आखिरी टाइम हो सकता है, हमें अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, दुनिया फ़ानी है, मिट जाना है। लेकिन इस तरह के हादसात जो है पूरी ज़िंदगी हमारे दिमाग पे, हमारे दिल पे बहुत सारे असरात छोड़ जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे इंसान के हिसाब से गिला है, हाँ, मुझे शदीद गिला है इंसान के हिसाब से। उन्होंने घर पहुंचना था और वो नहीं पहुंचे। उनके बेटे ने जिस दिन मिसिंग थे वो एक फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि पापा 1 मोर हग प्लीज़, 1 हग प्लीज़। अब वो मतलब इस एक छोटी सी जुमले ने आप जिस ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं कि किसने अपने प्यारों को खोया है और ये चीज़ें वो ख़्याल रख रहे होंगे, वो एयरपोर्ट पे पहुँचे होंगे और लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। हाँ, मंजूर नहीं था, तकलीफ़ को मंजूर नहीं था। बिल्कुल। और लेकिन सिर्फ तक मैं बताऊँ, ये दुख हम शायद कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, कम हो जाएगा, शायद सारी उम्र याद हमारी मेमोरीज़ में रहे। लेकिन उस फैमिली का ये दुख हमेशा का दुख है। बिल्कुल। वो फैमिली कभी अपना, वो बच्चे अपनी कभी अपना उनकी कमी को छोड़ ही नहीं सकते, उनकी कमी को कभी पूरा कर ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल। और होगी भी कैसे? हमें याद है, मैंने आपको कहा ना कि उनकी जिन बेटी का जिक्र रज़ा साहब कर रहे हैं, उनकी बेटी और मेरी बेटी ने आज से 10-12 साल पहले टीवी पर उन्होंने एक सेगमेंट था कि 1 घंटे का न्यूज़ बुलेटिन ना बच्चे करेंगे। उस दिन वो बच्चों के ब्रॉडकास्ट का दिन था, वर्ल्ड डे था। तो उन्होंने कहा यार बच्चे, अपनी जो फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो टीवी रिपोर्ट कर सकते हैं, ख़बर पढ़ सकते हैं और चीज़ें, तो वो आप अपने ना उनसे एक चीज़ करवा के भेजें, हर कोई बंदा कर। मुझे पता है उस बुलेटिन में उनकी बेटी ने रिपोर्ट भी किया और फिर ख़बर भी पढ़ी। एट दैट टाइम शी वाज अराउंड 10, 8, 12, इससे ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी। तो वो बच्चे जिन्होंने अपने बाप को काम करते देखा सारी उम्र, और एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उनसे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार किसी बंदे ने उनसे फेवर लियो, ठीक है, और कोई बंदा उनका मतलब वो किसी की फेवर के, मतलब जो मुल्तान से जाते थे तो ऐसा नहीं हो सकता था, या पूरे पाकिस्तान से जब लोग नुमाइंदे जाते थे, हम जाते थे, ब्यूरो चीफ जाते थे, तो वो उनको अपने घर पे बुलाते थे। नहीं है तो कहीं बाहर सुपर हाईवे पे चले गए, कराची में चले, खाना इकट्ठे खाते हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता था कि आप अलहदा से ऑफिस के अलावा वो आपको ना मिले हों, कभी ऐसा नहीं हुआ 2002 से अब तक। तो बहुत सी हम तो कुछ भी नहीं हैं शायद, उनका वो तो सैकड़ों लोगों के साथ राब्ते में थे, सैकड़ों लोगों को बता रहे थे, सैकड़ों लोगों की खबरों को देख रहे थे और उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और तो ये एक अभी पिछले दिनों वो आज से 5-6 माह पहले वो बहावलपुर आए, तो बहावलपुर से होके वापस चले गए। तो मैंने उन्हें नाराज़ हुआ, मैं कि सर आप मुल्तान से, कहते नहीं आजकल हम रियासत बहावलपुर का दौर चल रहा है तो हम लोग उधर से चले गए। मुझे याद है कि जब 2008 में सिलेक्शन हो रही थी, नॉमिनेशन होने से कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, मुझे इंसार साहब ने फ़ोन किया कि भाई लो
हमने साउथ पंजाब का और तुम्हारे सराइकी इलाके का जो है ना मुतालबा वो पूरा कर दिया है। मैंने कहा जी क्या हुआ, गिलानी आपका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, हाँ, लो जी आप कर लो, तुमने जो करना है चीज़ें कर लें, अब हमने आपको पूरा प्राइम मिनिस्टर ही दे दिया है, आपको सूबे को छोड़ो, ये चीज़ें नहीं करो। हाँ। तो ये है। इसी तरीके से मुझे याद है कि मखदूम अहमद महमूद ने बयान दिया कि जी हम वो लेकर आ रहे हैं, तरमीम लेकर आ रहे हैं, और हम चाहते, मैं कोशिश करता हूँ कि पंजाब का शायद मैं आखिरी गवर्नर हूँ नए सूबे के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। तब भी अंसार साहब ने मेरे न्यूज़ रूम से फ़ोन किया, भाई अहमद महमूद का बयान सुन लिया, हाँ, इस पर डिटेल तबसरा चाहिए, तर्जिया चाहिए, वो जो तुम्हारा दिल करे वो बोलो, अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इसके ऊपर मत कमेंट करो। तो ऐसे तो हर चीज़ों के ऊपर उनका फीडबैक, उनकी चीज़ें, उनकी गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट थी। और आई एम लकी कि मुझे अज़हर अब्बास साहब जैसे प्रोफेशनल, इंसान नकवी साहब, नासिब एक चुगताई साहब, और भी और फिर मोहसिन नकवी साहब, अब जाकर हमने इस इलाके में ये चैनल लॉन्च करना में जहाँ मोहसिन नकवी साहब ने एतमाद किया, वहाँ अंसार साहब साथ, एक मुश्किल तो काम था। तो एक डिसीजन की टीम बिल्कुल, सिलेक्शन, टीम क्या बिल्कुल। होगा। अब देखिए मोहसिन साहब यहाँ नहीं आए हैं, हाँ, एतमाद है, बिल्कुल। वो एतमाद जो अंसार नकवी साहब ने मोहसिन नकवी साहब के दिल में पैदा किया, और उसके बाद वो एतमाद है कि जब से लॉन्च हुआ 3 साल से ज़्यादा हो गया, तकरीबन हो गया, तो हमारे पास वो मोहसिन साहब तशरीफ़ नहीं लाए। तो कहने का मतलब ये कि वो एतमाद है ना, चल रहा है, हमने उसे कहा कि, लेकिन ये एतमाद किसने दिया, अंसार नकवी साहब ने, कि उन्होंने टीम ही ऐसे दी, उन्होंने कोशिश की कि ऐसे बंदे हों मोहसिन साहब के पास जो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करें, हमसे बेस्ट एफर्ट करें। हमें बहुत सी खामियां होंगी, रोहित टेलीविज़न में इम्प्रूवमेंट की बहुत सी गुंजाइश है, वो हमारी वजह से, हमारी ज़ाती वजह से, बिल्कुल। लेकिन उनका एतमाद अंसार नकवी साहब का, मोहसिन नकवी साहब का, मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बहुत अहम है। अच्छा रज़ा साहब, आज यकीनन आज हम उनकी तमाम जो खिदमात हैं, जो हमारे टीवी के साथ मुंसलिक हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उनकी खिदमात को काबिल सताइश हैं, लेकिन हम उनकी फैमिली के भी साथ खड़े हैं, स्टैंड कहते हैं ना कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, इस दुख में हम आपके साथ हैं। अच्छा, लफ्ज़ जब हम कहते हैं कि सब्र कर लो, तो कभी कभी ये लफ्ज़ भी जो है ना कम पड़ जाते हैं। मुश्किल वाली बात नहीं, देखें जो नुकसान होता है बिल्कुल, तो वो तो कभी उसका जो इंसानी अज़ाला जान नहीं का हो तो सकता। किसी सूरत अज़ाला जो है वो मुमकिन नहीं है। और फिर वही बात आ जाती है कि किस तरीके से ये वाक़या पेश आया कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो गई और उसके अंदर ये शहादत इस तरीके की, तो यकीनन ये फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और वो बिल्कुल, और बच्चों की जो आप कभी भी देखिए, जिस तरह से अभी जमशेद साहब बात कर रहे थे कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे उनकी नज़र होती थी, छोटी छोटी चीज़ें वो डिस्कस करते थे, तो लाइक वाइज कैसा हो सकता है कि जो दोस्तों के साथ ऐसा, तो फैमिली के साथ, तो फैमिली की हर छोटी छोटी सेलिब्रेशन जो है वो बाकायदा उनके साथ डिनर्स पे जाते हुए उनकी पोस्ट, उनके साथ गपशप की, और उनकी बच्चों की जो कामयाबी है उसको भी वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करते थे। बिल्कुल, इसमें तो है और ऐसे ही है। लेकिन और इतने अच्छा, एक शायद हो बच्चों को भी होगा, शायद 4 महीने हो गए बाप से नहीं मिले यार, तो बहुत सारी बातें हैं जो रह गई होंगी, जो करनी होंगी अभी उन्होंने। बाबा आ रहे हैं ईद पर, ईद में ये करेंगे, ईद में वो करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे बाबा के साथ, और बाबा जो है नहीं आए। जमशेद साहब, आप अगर उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर देखें, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने उन बच्चों को बहुत छोटा देखा है। अब पिछले कुछ साल 1.5-2 में उनकी तस्वीर देखें तो वो सेंटर में हैं। अगर उनके दोनों बेटे हैं तो उन्होंने अपने बेटों के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। फैमिली के साथ, बेटी के साथ ग्रुप फ़ोटो अक्सर उन्हें शेयर किया। किस बाप के लिए एक बहुत बड़ा मरहला होता है कि उसके बच्चे उसके कंधे तक आएँ, माशाल्लाह बड़े हो और गए। मैं समझता हूँ कि अंसार साहब ने जितनी पिछले 5 साल या उससे पहले ये जितने 15-20 साल की जो उनकी स्ट्रगल है ना, वो शायद उस एक लम्हे के लिए है कि मेरे बच्चे मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हों और चीज़ें हों। मुझे यकीन है कि उनकी जो रूह है वो बहुत आसूदा होगी। उन्होंने बतौर बाप भी जो फ़र्ज़ अदा किया, ये सिर्फ उनके बच्चे जानते हैं। ये कम से कम उन्हें तो पता है कि वो इस इत्मीनान के साथ गए हैं
कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अपने बच्चों की के ब्रॉटअप एजुकेशन और उनकी चीज़ों को मैनेज करें, कोई मैनेज कसर करें, नहीं और उन्होंने छोड़े। किया। बिल्कुल। आज उनके तीनों बच्चों की एजुकेशन ऑलमोस्ट मुकम्मल है। दे आर ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ और रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है। शायद अल्लाह ताला ने उन्हें ये मोहलत दी ही शायद इसलिए थी कि आप अपने बच्चों को पाल पोस लें, उन्हें अपने पाँव पे खड़ा कर लें, और लगता ऐसे है। लेकिन बहरहाल कमी जो है ना, वो फैमिली कभी भी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर सकती उनकी। और बिल्कुल हम लोग भी नहीं भूल सकते, और हमेशा हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगे। और यकीनन पूरा सिटी नेटवर्क जो है, अगरचे वो 24 से मुंसलिक थे, लेकिन उनकी खदमात जो है पूरी सिटी नेटवर्क के लिए हैं। और माशाल्लाह शफीक इंसान। और बात ये देखिए, मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन देखें कि मैं सुनकर, मैं उनके बारे में पढ़कर, जानकर मैं बहुत 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 अफसरदा हुई हूँ कि वाकई, क्योंकि हमारे कोलीग हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया उन्होंने, हमारे इदारे में स्पेंड किया, तो यकीनन ऐसा महसूस होता है हमारे घर का एक फ़र्द मिसिंग हो गया है, अब हमें नहीं है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, और यकीनन अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा यकीनन। और थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रूही एट 10 में। और हमारे साथ गेस्ट आ चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर हैं, हमारे साथ डॉक्टर उज़मा रशीद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ईद मुबारक भी अब कहेंगे हम आपको, अभी तो ईद जारी और सारी है, बिल्कुल। आप लोगों की भी जारी है या नहीं है? बिल्कुल चल रही है ना, अभी ईद चल रही है, हम लोग की नहीं है, लेकिन फिर भी ईद मुबारक, क्योंकि ईद जो है हम लोगों की छुट्टियाँ जो है इस दफ़ा लंबी है, लाज़मी बात है। तो मैं कह रही थी कि लगता है इस बार तो साल पूरा चलेगी ईद जो है, क्योंकि मार्च से जो है लॉकडाउन रहा और घर में है लोग, और फिर कुछ दिन के लिए बाज़ार खुले तो दोबारा वही हाल हो जाना है, तो ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब भी हैं, और जो कि जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, एंड जो है यूरोलॉजिस्ट हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर हैं। इनको खुश आमदीद कहेंगे। कैसे ये ओके टर्म्स ने डॉक्टर साहब मुझसे नहीं पढ़े जाते? ठीक है, थैंक यू। कैसे आपको भी हैं बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और आप सुनाएं कैसे हैं? आज लग रहा है जोड़े से डॉक्टर साहब ने तो रमज़ान ट्रांसमिशन में आते रहे, तो वो डॉक्टरों वाला वो जो सारा था उस तरह टिप टॉप होके आते थे, तो अब थोड़ा इजी उसमें हाँ आए जी, हैं। ईद वाला सिलसिला चल रहा है, ईद वाला सिलसिला जारी सारी है। तो कैसे गुजरी आप लोगों की? डॉक्टर साहब आप ही बताएं कैसे ईद गुजरी? हमारी तो ईद अच्छी गुजरी। हम गए थे अपना घर में एंजॉय किया, और साथ ये था कि मिलना जुलना कम था, ज़्यादा रेस्ट किया और घर ही खा पका लिया था, तो इसलिए बस। अच्छा, ये रेस्ट करके ना बड़ी खुशी होती है। आप मुझसे भी पूछे, 3 दिन रेस्ट किया मैंने और खुश हुई। अपने पसंदीदा प्रोग्राम जो भी थे यूट्यूब पे उठा के मैंने देखे हैं। बहुत ऐसा हो गया, नहीं टाइम मिलता बंदे को काम में, और रमज़ान ट्रांसमिशन और दूसरे काम बहुत सारे, तो मैंने भी यही किया, ईद को ऐसे एंजॉय किया। और जब मुझे कहा जाता किसी के घर जाना है तो मैं कहती नहीं बाबा, मैंने कहीं नहीं जाना। एक्चुअली हमें टाइम बहुत कम मिलता है रेस्ट का ना, हाँ। तो मतलब हेक्टिक लाइफ है, हेक्टिक रूटीन है, ड्यूटीज़ हैं, मॉर्निंग उधर होती है, फिर क्लिनिक है, तो ये अब टाइम मिलता है तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि आप रेस्ट करें। एक लॉकडाउन की वजह से जो है ना फैमिली लाइफ जो है ना वो वापस आई है। हाँ बिल्कुल। वो जो एक दूसरे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे थे, मसरूफियत की वजह से इधर आ रहे हैं, क्लिनिक जा रहे हैं, अब ये सारा कुछ है, बच्चों की अपनी मसरूफियात चल रही हैं, तो लॉकडाउन ने फैमिलीज़ को दोबारा से जो है ना घरों में इकट्ठा कर दिया है। उसका एक मतलब पॉजिटिव प्रिवेंशन के हिसाब से भी है, और वैसे भी पॉजिटिविटी ये आई है कि जो फैमिली इंटरेक्शन थी ना उसका लेवल बढ़ गया। तो आपस में गपशप करना और जो है ना एक दूसरे के पसंद के खाने बनाना और इकट्ठे मूवी देखना। अब इस पर भी हम लोग खुश हैं भाई, बाहर तो जा नहीं सकते, बच्चा पार्टी भी खुश है। अब क्या किया जा सकता है, 2 महीने से आदी हो गए, तीसरा महीना जा रहे हैं, अब लोग आदी हो गए, बच्चे भी आदी हो गए कि बाहर नहीं जाना।
और अब जब मैं बच्चों से मिलती हूँ तो किसी से आप स्कूल जाना है तो कहते हैं हाँ अल्लाह करे हमारे स्कूल खुल जाए। तो बच्चे जो है एग्जॉस्ट हो गए हैं घर में बैठ बैठ कर। और बात वही है कि जब छुट्टियां होती थी तो नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं लोग, अगर नहीं जा रहे तो बाहर तो कम से कम जाते थे, पार्कों में घूमते थे। इसके अलावा जो है पार्क्स के अलावा जो था कि अपने फेवरेट जो फूड है वो खाया करते थे। तो अब वो भी टेक अवे वाला हो गया सिलसिला, वो भी आप नहीं जा सकते, बैठ नहीं सकते। तो बेहतर हो गई लाइफ में, क्योंकि बचत भी हो गई। पहले ये चीज़ें नहीं थी, बचत नहीं होती थी, सारी सैलरी हमारी लग जाती थी, खा जाते थे तो अब थोड़ा हो गया कि थोड़ी सेविंग हो जाती है, यानी बाहर आना जाना कम हो गया है। ड्रेस के लिए इतनी टेंशन नहीं होती कि क्या पहनना है क्या करना है। वैसे मॉर्निंग के लिए हमें तो होती है टेंशन कि डेली हमने एक जोड़ा पहनना होता है। रूटीन वाइज जो हो गया कि फैमिली में फंक्शन नहीं है तो बड़ी बचत हो गई, कैसे है ना, मज़े हो गए। अच्छा डॉक्टर उस्मा आपसे पूछते हैं मसाइल ख़वातीन के। अच्छा सादिया हैं, पहले उनको शामिल करते हैं। रहीम यार ख़ान से हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया आवाज़ निकालो, ईद लगता है ईद के ज़्यादा सवैयाँ खा ली यार, तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही है। नहीं मैंने बिल्कुल सवैयाँ नहीं जनाब खाई, मैंने बहुत अपना डाइट शेड्यूल रखा है ईद पर। अच्छा गुड। और जो आपके पास जो दो प्यारे से मेहमान आए हैं ये मेरे बहुत अजीज हैं। इनमें से शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओहो, उनको मैंने टीवी पे देखा और मैंने इसीलिए कॉल किया। हाय सादिया। अस्सलाम वालेकुम यार, ऑसम। उस्मा क्या हाल है? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह खैर मुबारक। आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है ना, फ्रेश अब मुझे फ्रेश। आपको देख देख के खुशी हो रही है। चलें आप खुश होती रहें। ईद की खुशियों के बाद ये खुशी भी अच्छी बात है, अपने प्यारों को अपने दोस्तों को देख लो। और क्योंकि मिल नहीं पाते हम लोग तो अच्छी बात है। सादे ईद कैसे गुजरी? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी डॉक्टर उस्मा आपसे बात करते हैं। और जो मेन मसला है वो प्रेग्नेंट वुमेन का वो है एनेमिक, यानी कि खून की कमी हो जाना, और ये बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये क्या वजह है? पहले तो मैं जानना चाहूँगी रीज़न क्या है? डाइट सही नहीं ले रही ख़वातीन, और या मेडिसिन नहीं लेती वक्त पर, क्या रीज़न क्या होती है? इसमें जो बेसिक रीज़न है वो अवेयरनेस की कमी है। तो अवेयरनेस दोनों तरफ से है, उसमें न्यूट्रिशन भी शामिल है, उसके अंदर मेडिकेशन भी शामिल है, एंटीनेटल केयर भी शामिल है। जब ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, एक तो जब बच्ची बड़ी होती है ना, उसकी डाइट का उस तरह से अभी भी टैबू है, ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह से मेल्स की डाइट का ख्याल रखा बेटों जाता को है। खिलाना है, अच्छा है भुना हुआ है तो यार बेटा नहीं खाता, उसका ख्याल मीट करें। भी उनको बिल्कुल देना है, एग भी उनको देना है। लड़कियों को जल्दी अंडे नहीं देने, गर्म चीज़ें नहीं देनी, जवान हो जाएंगी। जल्दी ये बड़ी हो टैबूज अभी जाएंगी, तक स्टिल बिल्कुल। परसिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो वो वहाँ से एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो चलती है, और जब वही लड़की माँ बनती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक एडिशनल बर्डन है। अच्छा आज की बच्चियां डाइट कॉन्शियस भी तो बहुत हो गई। नहीं मैं स्लिम लगूँ, नहीं मैं स्मार्ट लगूँ, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तो ये घर में कुछ मेरे भी इस तरह से चलता रहता है। मेरी भांजियाँ जो ऐसे करती हैं, डाइट कॉन्शियस है, तो मैं कहती हूँ यार इतना क्या करना। रमज़ान शरीफ में डाइट कर रही होती है, जबकि रोज़ा तो है उसमें तो खुद ब खुद हो जाती है डाइटिंग आपकी। तो आजकल के बच्चे भी तो ऐसी हैं ना, कॉन्शियस। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसमें जो हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि एक मतवाज़न बैलेंस डाइट या एक मतवाज़न जो है आपने अपने आप को खुद को रखना है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो जाना किसी तरफ। एक तरफ तो हमारी पावर्टी है, गरीब तबका है जो कि अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का शिकार है, और दूसरी तरफ एक हमारा अच्छे वाला तबका है जिसको अल्लाह ने दिया है लेकिन बाय चॉइस नहीं खाते। इसी सिलसिले में कि हम स्लिम हो जाएंगे, उसमें अगर आप फूड चॉइसेस अपनी अच्छी रखें तो आपका वेट भी पुट ऑन नहीं होगा और आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी नहीं होंगी। तो उसके लिए भी एक वही बात है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो खाना क्या चाहिए पहले ये बताओ, क्या खाना क्या चाहिए ताकि ये आगे जाकर जब एक माएँ बैलेंस बनती हैं तो डाइट बच्चों को होनी इस तरह चाहिए का सबसे मसला नहीं पहले, होना जिसमें चाहिए। ख़ास तौर पे पोल्ट्री हमारे जो है लीन मीट है और वो ज़रूर शामिल होना चाहिए। आजकल आप देखें बच्चे जंक खाते हैं, पास्ता बहुत खाते हैं, इस तरह की फूड्स खाते हैं, तो उनके अंदर ऐसी चीज़ें न्यूट्रिशनस वो इतनी न्यूट्रिशनस नहीं होती कि वो उनकी सिर्फ वो पेट भरती है। हाँ, उनकी जो बाकी आयरन कैल्शियम और बाकी चीज़ों की कमी वो पूरी करें। तो वही जब लोग डेफिशिएंट आएंगे ऑलरेडी हमारे पास, फिर जब शादियाँ होती हैं, प्रेगनेंसीज होती हैं, तो कमज़ोरी ऑलरेडी उनके अंदर होती है। बिल्कुल। तो वो चाहे वो गरीब तबका हो या अमीर तबका, दोनों तरफ आजकल ऐसा ही चल रहा है, और मेडिकेशन लेने का रुझान नहीं है। एक्चुअली जो आयरन की मेडिकेशन है, इट्स नॉट अ मेडिकेशन, इट्स अ सप्लीमेंट। सही।
ठीक है, ये खुराक का एक बेसिक हिस्सा है कि जो चीज़ आपको वैसे पूरी नहीं हो रही वो आप दवाई या गोली की शक्ल में खा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे समझते हैं आयरन की टैबलेट ले ली है तो कैल्शियम, क्या ज़रूरत पड़ी है डाइट पे तवज्जो देने की? तो डाइट की अहमियत है, खाना जो है या आपकी प्रॉपर ग़िज़ा जो है उसकी अहमियत डेफिनेटली है। उसकी बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी डेली लाइफ में। जैसे आप दूध अब लोग नहीं पीते, ठीक है, फिर उनके अंदर जी अंडा नहीं खाना, अक्सर लोग कहते हैं जी अंडा नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना। अब जो हमारा जो है हम ज़्यादातर जो चिकन यूज़ करते हैं, लेकिन जो गोट मीट है हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है, मटन है तो वो उसकी, या बीफ है, उसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, फ़िश है, तो इसका इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम है। फिर अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो हमारे पास जो जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं और बाकी चीज़ें हैं, और फ्रूट्स हैं। बच्चे फ्रूट्स भी नहीं खाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो डेफिशिएंसीज हैं, ये यहाँ से ही प्रॉब्लम का आगाज़ तो बहुत शुरू से हो जाता है। तब किसी को तरबूज अच्छा नहीं लगता, किसी को आम नहीं अच्छे लगते, किसी आम में को बहुत स्मेल अच्छा, अच्छी बहुत नहीं ज़्यादा लगे, आयरन है। ये बैड स्मेल अक्सर बच्चे करते हैं। मेरा एक बेबी शुरू से ऐसे कर, अब तो बच्चा बड़ा मेरा हो गया, माँ के लिए तो हमेशा बेबी रहते हैं, तो मेरा बच्चा शुरू से ऐसे था, नहीं इसमें उससे मुझे स्मेल आ रही है। हैरत की बात है, यानी कि ये बच्चे एक जहन में बिठा लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जहन में बिठा लेते हैं हमने नहीं खाना तो नहीं खाना, इन चीज़ों से दूर, और फिर वो जब बड़े होते हैं तो उनकी हैबिट बन जाती है, फ्रूट को टच ही नहीं करते ऐसे बच्चे, और फिर वही रह जाते हैं जनाब जी, कभी आयरन डेफिशिएंसी, कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी। डॉक्टर साहब आपको भी शामिल करते हैं, आपसे जानते हैं कि भरपूर ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। और बात यह है कि जब सर्जरी करते हैं तो अक्सर जो है ब्लड की जो है ज़रूरत पड़ जाती है, और बहुत सारे लोग जो एनेमिक भी होते हैं, तो रीज़न क्या है? हमारे यहाँ ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। हाँ, इसमें वही पहली चीज़ें तो यही सारा कुछ है कि फूड से रिलेटेड हेल्दी फूड्स, न्यूट्रिशन, मतवाज़न ग़िज़ा सारा कुछ आ जाता है। तो दूसरा ये है कि एक जनरल मैसेज है पब्लिक के लिए, वो ये है कि हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, जो कि नहीं होता, जो को नहीं पता होता। मसलन मेरा बी पॉजिटिव है, ठीक, हर किसी को अपना पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे ये है कि जो ख़वातीन हैं उनको ख़ास तौर पे उसमें एक तो ब्लड ग्रुप, और उसमें अगर बी नेगेटिव या कोई भी नेगेटिव है तो वो फिर बच्चों में फैक्टर आ जाता है, प्रॉब्लम काज करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर किसी को पता हो कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर मेल और फीमेल यानी मियाँ बीवी का पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड है तो उसमें क्रॉस होने के और प्लस बच्चे के ज़ाया होने के और बाद में कॉम्प्लिकेशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद एक इंजेक्शन लगाना होता है अगर ये इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए दोनों को, मियाँ बीवी को ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव का क्या रोल है, ज़रा मुझे बताएं, फिर लोगों को भी पता चले कि किस तरह होगा और क्या मसला हो सकता है। ये डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता देंगे। ये ज़रा बताएं क्या रोल है। हाँ जी, उसमें ऐसा है कि अगर जो माँ है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है और जो शौहर है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है, और बेबी जो है वो जब ओन करता है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप ओन कर लेता है। उसमें ये होता है कि जो माँ को अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो यूजली उसके अंदर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसमें ये होता है कि मेटर्नो-फीटल सर्कुलेशन जब आपस में मिलती है, उसके कुछ सेल्स जो हैं बच्चे के लीक होके माँ में चले जाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ जो है उन नेगेटिव सेल्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर बेबी पॉजिटिव होगा तो उसको ख़तरा हो सकता है, और वो ख़तरा जो है वो फीटल डेथ तक हो सकता है। तो उसमें हमें उन एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिलीवरी के बाद हम बच्चे का ब्लड ग्रुप इस सूरत में, हर सूरत में नहीं चेक करते, लेकिन अगर पर्टिकुलरली कि हमारे पास इस तरह का केस आ जाए तो हम बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, और अगर बच्चा नेगेटिव हो यानी कि उसका ब्लड ग्रुप फादर पे है तो हम फिर माँ को वो एंटी डी इंजेक्शन होता है जिससे कि उन एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं ताकि आइंदा आने वाली नस्ल को नुकसान ना हो। तो उसमें जो है ना ये सारी फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूजली कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन सक्सेसिव प्रेगनेंसी में ये तो हो गया कि प्रेग्नेंट ख़वातीन जैसे बात हो रही है या औरतों को अपना पता होना चाहिए, मर्द हज़रात को भी पता होना चाहिए। मैं अब बात करूँगी इन दिनों में जब ईद हुई और रोड एक्सीडेंट पंजाब में तकरीबन 2800 से ज़्यादा, आपने भी ये पढ़ा होगा कि रोड एक्सीडेंट, और ये रिकॉर्ड रोड एक्सीडेंट है, ऐसे कभी भी नहीं हुए कि एक ही दिनों में यानी 2-3 दिनों में 2800 एक्सीडेंट हों और 17 से 20 लोग जो है इसमें जो है बिल्कुल जाँ बहक भी हो गए हों और या बाकी ज़ख्मी हैं। तो इस सिचुएशन में आपको रूटीन, खुदा न खासा ऐसे हादसात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अब क्यों हुआ, क्या हुआ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बच्चे लोग जो है समझते नहीं हैं, घर वाले मना नहीं करते और मानते हैं कि आप इतने ज़्यादा सारे मोटर बाइक ज़्यादा चली और मोटर बाइक के एक्सीडेंट ज़्यादा, इनकी वजह से दूसरे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये हाल रहा इन दोनों, यानी खुशियों के दिनों में खुदा न खास्ता आपके घरों में इस तरह की कंडीशन हो जाए
तो यार ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हर इवेंट पे, और इस इवेंट पे कुछ ज़्यादा ही हुआ। ये इस बार ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है ना, एक तो ये था, दूसरा मैं हमेशा इधर रहता हूँ अस्करिया कॉलोनी में, तो शेरशाह रोड पे मतलब ईद के मौके पे और झील पे और इतना ज़्यादा रश होता है चनाब पे जाने के लिए, एक मोटरसाइकिल 5 लड़के और स्पीड से और मुकाबले से, और वो ऐसे जा रहे होते हैं जैसे हवाई जहाज उड़ा रहे हो, बिल्कुल ऐसे जा रहे होते हैं, ऊपर से काटते ये वो, फिर वो एक्सीडेंट होता है, फिर एक्सीडेंट उठा के वो एमरजेंसी में आते हैं। तो फिर यहाँ मैं वो बात कर रहा था कि आपको ब्लड ग्रुप आपका पता होना चाहिए। जब इमरजेंसी में लोग आते हैं और खून ज़ाया हो चुका होता है, और उस वक्त मसला यही होता है कि ब्लड जो है लगना है और आपको पता नहीं होता, पहले ब्लड ग्रुप चेक होता है, उसके बाद फिर आपके घर वाले आते हैं, फिर डोनर ढूंढते हैं, फिर प्रॉब्लम सारे शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई आगे की बात है, लेकिन ये जो इस दफ़ा हादसात ज़्यादा हुए हैं, तो ये सोचने की बात है, इस पर बात करनी बनती है कि क्यों हादसात ज़्यादा हुए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और ये जो बच्चे हैं, यूथ है, ये यूथ तो बहुत समझदार बच्चे हैं, इनको पता होना चाहिए और घर वालों को पता होना चाहिए। घर वाले अलाउ करते हैं तो बच्चे घर से जाते हैं या बताते हैं। अच्छा, बात ये है कि मैं अगर अपनी बात करती हूँ, एंड टाइम तक हम जो है यहाँ जो है ईद ट्रांसमिशन रिकॉर्ड करा रहे थे, क्योंकि बहुत लेट पता चला कि अगले दिन ईद है। हमें था कि अगले दिन शायद मॉर्निंग शो करना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो हम लोग अभी ये सोच रहे हैं, और मैं जब जा रही थी 10 सवा 10 का टाइम था यहाँ से अपने ऑफिस से घर, तो रास्ते में इतने बाइक, इतनी मोटरसाइकिलें निकल के यहाँ से आ रही हैं, वहाँ से वो कहते हैं ना फर करके आ रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या अंधाधुंध चला रहे थे ऐसी। और यही वजह हुई कि जब 2-3 दिन गुजर गए ईद के, तो पता चला कि 2800 तक जो है हादसात हुए, और वो भी सिर्फ पंजाब के ये रिकॉर्ड हुए, ये मैं बता दूँ आप लोगों को। तो ये तो हाल है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए जो ब्लड ग्रुप है उसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि ख़ास पर हमला ख़वातीन में जब डिलीवरी के टाइम, तो एंड पे जाके डिसीजन होता है कि अच्छा सिजेरियन होना है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है, या जो भी है, तो इसको ब्लड चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होता है कि एमरजेंसी में लेबर रूम के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, ठीक है, या सिजेरियन होना है या पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद हेमरेज हो गया है या कोई भी एमरजेंसी हो गई है, अब चाहिए होता है ब्लड। अब उस टाइम ना ब्लड का पता होता है, ना रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। अच्छा, ना इस पे बात करते हैं, फिर दोस्त फिर भी काम आ जाते हैं, रिश्तेदार काम आए ना आए। नाइला है मुल्तान से, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइला। क्या हाल है? ठीक ठाक मेरी जान, ईद मुबारक। कुछ आवाज़ निकालो यार, आवाज़ बहुत कम आ रही तुम लोगों की। बहुत ईद मुबारक। कैसी हो आप नाइला? जबरदस्त माशाल्लाह, हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। और नाइला, ईद कैसे गुजरी आपकी? जबरदस्त मैम, इत्तेकाफ में बैठी थी, जबरदस्त। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए। और बात यही है कि ज़बरदस्त रेस्ट किया, सुकून किया। अच्छा, मज़े की बात यह है डॉक्टर उज़्मा, वैसे तो आप लाजमी बात है बिज़ी होती हैं, लेकिन जब हम रमज़ान शरीफ की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत बढ़ जाती है। सहरी है, अफ्तारी तैयार करनी है, और एक क्योंकि बच्चे भी घर हैं इस दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो अब रिलैक्सेशन मिली होगी 3 दिन की, कुछ रिलैक्स हुई या नहीं हुई? आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो रमज़ान की रौनक है ना, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो तो है। और जो है, और उसकी वो रिलैक्सेशन भी अपनी है, और उसमें जो काम है उसकी बरकत भी अपनी है। बिल्कुल। तो वो करने में मज़ा बहुत आता है। अच्छा, उसको पता भी नहीं चलता, रोज़ों में कितने घंटे काम करा लो ना, तो आपको पता नहीं चलता, और वो दिल चाहता है करने का। और जो है ना कि अच्छा अफ्तारी में अब ये बनाया जाए, अब सहरी में यूँ किया जाए, तो सारी चीज़ें, और वो हर चीज़ में वहाँ पे भी यही बैलेंस डाइट का ख्याल करना कि सबके हिसाब से घर में जितने भी लोग हैं उनको उनके हिसाब से तनासुब से उनकी ग़िज़ा सही तरीके से मिले। बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान लोग भी मौजूद हैं, हर एज ग्रुप जो है वो घर में होता है, तो उस हिसाब से आप उनको फिर वो करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा अच्छा है। और उसके बाद फिर जो ये ईद का इनाम है, रिलैक्सेशन, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है। सारी चीज़ें, ये तो इनाम है एक तरह से ना, कि आप सारा महीना रोज़े रखते हैं अल्लाह ताला के लिए, तो फिर इनाम तो आपको मिलना है उसकी सूरत में। ये हम जो एनीमियन प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, तो इनाम की बात है। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं तो वो कहती हैं जी काका बड़ा सोना होना चाहिए। अच्छा, काका बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, जो है तो डिमांड होती है दादियों की, तो वो जी बड़ा, वो जब बड़ा खूबसूरत हो, बच्चा बड़ा ज़हीन हो, चिट्टा गोरा हो। मेरे पास तो अगर ऐसी पेशेंट आती है जिसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है,
तो उसको काउंसल करने में ना मैं उसको बड़ी एक टिप देती हूँ कि देखो जो है ना, तुम्हें ना अगर अपना आप ठीक रखना है, अपने आप को खूबसूरत रखना है, तुम चाहती हो तुम्हारी स्किन जो है इस तरह हेल्दी हो, बाल शाल तुम्हारे बड़े अच्छे हों, तो तुमने सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने प्रेगनेंसी में। और जब तुम्हारे ये शुरू के 3 माह गुजर जाएं, जो कि हमारा एक अनसेफ पीरियड होता है जिसमें भी बेबी ग्रो कर रहा है, तो तुम 3rd मंथ के बाद से अच्छा, तुम ये इस जो सप्लीमेंट ये शुरू 3 करो। माह है जिसको अनसेफ आप कह रहे हैं पीरियड, इस पे क्या क्या करना चाहिए, क्या एहतियात होनी चाहिए, ये हम सब कुछ जानते हैं नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रूहियत 10 में। और प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर से बात हो रही थी और बात हो रही थी कि बाज़ मरीज़ इतने अच्छे होते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं ब्रेक में कि कहते हैं अल्लाह पे छोड़ दिया, बस डॉक्टर साहब कर दे ऑपरेशन, और बाज़ जो है बहुत तंग भी करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ऐसे होता है जो पेशेंट आते हैं ना बेसिकली थोड़े से रूरल हेल्थ सेंटर से या देहाती बैकग्राउंड से, वो बड़े पक्के यकीन के साथ आते हैं, डॉक्टर साहब आपके पास आ गए हैं, अब आप जाने और मरीज़ जाने, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, आप ऑपरेशन करें। ठीक है। तो वो तो ऑपरेशन बहुत या मरीज़ बहुत अच्छा होता है। ठीक। कुछ होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, फिर वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ये कैसे होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, कितने घंटे लगेंगे, बेहोशी कौन सी देनी है, कौन करेगा, नसीजिया वाला कौन है, बाकी क्या है, बाद में क्या होगा, कितने दिन रहेंगे, कितनी दवाइयाँ लगेंगी। तो वो इतने सवाल पूछते हैं ना कि उसमें फिर कहीं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाए, तो बाद में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जी आपने तो पहले ऐसे कहा था, अब ये ऐसे हो गया। बिल्कुल। तो वो उसमें फ़र्क आता है, तो वो हमारे लिहाज से इतने अच्छे मरीज़ नहीं होते हैं। तो जो आगे कहता है ना जी बस बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह की मर्ज़ी आप शुरू करें, वो बहुत अच्छा होता है। और इंशाल्लाह होता भी ऐसे है। एक हम टर्म यूज़ डॉक्टर है, मसीहा है, लाजमी बात है, डॉक्टर की कोशिश होती है कि हर जो पेशेंट है उसको वो ठीक बचाया होके जाए, वो ठीक होके जाए। बिल्कुल। और इस तरह ये होता भी है। एक जनरल हमारे हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, एक हम उसको कहते हैं प्रोटोकोलाइटिस। जो मरीज़ प्रोटोकॉल होता है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। जो मरीज के साथ कुछ नहीं होता ना, तो आके वो कह दे जी हाँ जी ऑपरेशन कर दें, वो ठीक होकर चला जाता है। सही। तो जो मरीज का प्रोटोकॉल हो, कॉन्शियस ज़्यादा हो, जितना फोन आ जाए किसी का, उसकी सिफारिश आ जाए, ख्याल रखना, उसके साथ जरूर कुछ होता है। ये हमारी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, इसमें पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा है, होता नहीं, लेकिन नहीं होता जरूर है, उसके साथ जरूर होता है। हाँ, उसके साथ जरूर होता है। अच्छा, डॉक्टर उज़मा से बात करते हैं। और बात हो रही थी कॉम्प्लिकेशन की, तो यकीनन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन के साथ, वो क्या क्या होती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, कुछ इस हवाले से बताइए। उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर हम पर्टिकुलर बात करें ख़ासतौर पे एनीमिया से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपको पता है कि खून की कमी की वजह से जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कम हो जाती है। ठीक। तो उसकी वजह से जो है इन्फेक्शंस का जो रेट है वो बढ़ जाता है। हर किस्म की जर्नल इन्फेक्शंस जो है ना वो ज़्यादा हो जाती हैं। और इन्फेक्शन का जो आगे एडवांस होती है वो ये होता है कि बच्चे की कबल अज़ वक्त विलादत की वजह हो जाती है, कि अंदर की इतना वरम हो जाता है या इतनी इन्फेक्शन हो जाती है कि जो अंदर की जो झिल्लियाँ हैं बच्चे की वो भी वरमालूद हो जाती हैं। ठीक है, आरिफ है हमारे साथ, रहीम शाह खान से उनको शामिल कर लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई, क्या कहेंगे? मैं ये कहने जा रहा था कि वो मेरी वाइफ ना, जी मेरी वाइफ हामिल में है, तो उनको ना 14 से 5 मंथ है। ठीक है। तो ना उनकी पाँव पे और हाथों में और मुंह पे सूजन सी रहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ पूछना है आपने इनसे, आरिफ साहब से? जी, कोई पर्टिकुलरली किसी सूजन में कोई ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता हो, चेक करवाया हो आपने? जी ब्लड प्रेशर अभी चेक करवाया तो नहीं, डॉक्टर के पास मैं लेके गया था, लेकिन उन दिनों में नहीं था। लेकिन अभी मैंने कोई चैनल चलाया था आपका, तो लाइव आपकी कॉल के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है। मैंने नंबर शॉप पे बैठा था तो मैंने नंबर मिला लिया आपका। ठीक है। देखें, उसमें ऐसा है कि आरिफ साहब के जो सूजन का वरम का होना मामला खातून में वो नॉर्मल है, क्योंकि जो पानी जो है जिस्म में वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वेसल्स नहीं बन रही हैं। ठीक है। और उसकी वजह से जो है जिस्म के अंदर जो पानी है, वॉल्यूम जो है उसका वो ज़्यादा हो जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम, जिसकी वजह से जो है चूँकि हमारा ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है, तो हमारे पाँव वगैरह और हाथ और चेहरा भी बाज़ औक़ात जो है वो सूज जाता है। ख़ासतौर पे सुबह सो के उठेंगे तो चेहरा सूजा हुआ मालूम होगा।
ऐसी सूरत में 2 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक ये जो हामला ख़वातीन होती हैं उनमें रेगुलर ब्लड प्रेशर जो है उसका चेकअप होना चाहिए, ठीक है, कि अगर उनमें कोई ऐसा, और दूसरा जो कंप्लीट यूरिन हम कराते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि प्रोटीन का अखराज तो नहीं हो रहा, कि पेशाब के अंदर अगर प्रोटीन आ रही है तो उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बीमारी तो नहीं है। अगर ये जो दोनों चीज़ें ठीक हैं तो फिर तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ऐसा नॉर्मली हो जाता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी वरम बढ़ता है, क्योंकि यूट्रस भी बढ़ जाती है और वो अपनी जो नीचे की पोजीशन है उससे उठ के पेट में आ जाती है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर जो है वो बढ़ेगा चीज़ों के ऊपर, वेंस के ऊपर, और जो है ज़्यादा पुलिंग होगी ब्लड की टांगों में, पाँव में, तो सूजन भी बढ़ेगी। तो लेकिन ये चीज़ें साथ साथ आप मैनेज करते रहें, कंट्रोल करते रहें। अगर ये चीज़ें ठीक चल रही हैं तो सब ठीक है। मैं थोड़ी सी डॉक्टर साहब की जो बात कर रहे थे कि आप कंसेंट की बात कर रही थी, एक्चुअली मेडिकल एथिक्स जो है वो पूरा टॉपिक है, बिल्कुल, और वो एक हमारा जो फोरेंसिक मेडिसिन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। उसमें जब मरीज़ कोई भी हमारे पास आता है तो वो मरीज़ जो है ना अल्लाह की तरफ से कमानत होता है। बिल्कुल, उसमें नंबर 1 ये बात है कि जिसको हिकमत अता की गई ना उसे खैर कसीर दी गई। बिल्कुल, तो उसमें उसका राइट है पेशेंट का कि आप उससे बात करें। अक्सर डॉक्टर्स जो है ना वो बात नहीं करते। ठीक है, इस पे बात करते हैं। जुल्फ़िकार हैं हमारे साथ मुल्तान से, इनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, मैं आयशा हूँ, डॉक्टर साहब घर बैठी है, क्या वालेकुम पूछना है? सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे जुल्फ़िकार, फिर बात करें। मैं जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ, जुल्फ़िकार सर्जिकल से। जी 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 जुल्फ़िकार, सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार। टीवी का वॉल्यूम जो है वो आपने खोला हुआ था और बात रिपीट हो रही थी, तो आप लोग जब भी कॉल करते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो आप लोग जो है हमसे बात कीजिएगा, मतलब क्या करें, जैसे कि आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, टीवी का वॉल्यूम जो है बंद कर दीजिएगा। जी हाँ जी, मैं ये बात कर रही थी कि जब पेशेंट आपके पास आया है तो आपने उससे बात अच्छे तरीके से करनी है। जो भी टॉपिक है, जो भी आपका उन्वान है, वो आपने उसको अच्छे से समझाना है। ठीक, एक बात तो ये होगी। यानी कुछ डॉक्टर्स जो है बात नहीं करते और पेशेंट पूछते रहते हैं, डॉक्टर साहब ये है, अच्छा ये है वो। तो ये बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे बेचारे मरीज़ जो पूछते रहते हैं और वो जवाब नहीं दे रहे होते। हाँ, उसमें जब आप अच्छे से पेशेंट से बात करते हैं ना तो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, मुतमईन हो जाते हैं। तो ये हमारी, और उससे आप बातों बातों में पूछते हैं, मसलन कोई भी आया तो आप उससे पूछते हैं, जी आएँ बैठें, आपको देख लूँ, आपका मुआयना कर लूँ, आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाता है, आपकी गपशप भी हो जाती है। तो इसी तरह जब हम सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए पेशेंट को लेके जाते हैं तो सर्जरी जो है एक मेजर इवेंट है किसी की भी लाइफ में, चाहे वो पित्ते की हो, चाहे वो कोई हार्ट की सर्जरी हो, हर एक के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें जो है मतलब हमें ये सिखाया जाता है बाकायदा तौर पे कि आपने पेशेंट को और उसके लवाहकीन को बैठ के समझाना है कि ये हम आपका ये प्रोसीजर करेंगे और ये प्रोसीजर ज़रूरी है, इसके अलावा अगर कोई प्रोसीजर हो सकता है तो वो भी बताएंगे, और इसमें ये जो रिस्क हैं ये इन्वॉल्व हैं और ये इसके फ़ायदे हैं। रिस्क का लेवल आमतौर पे बहुत कम होता है मसलन, लेकिन देखें हम सड़क पे भी निकलते हैं ना, खाली सड़क भी हो तो भी वहाँ पे मौत का रिस्क होता है। बिल्कुल। इसी तरह से लोग ले लेते हैं जी कि डॉक्टर्स जो हैं वो मार देते हैं या ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। रिस्क हर काम में, आप चूल्हे पे हांडी भी बना रहे हैं तो आपका जलने का रिस्क है। बिल्कुल ठीक है, तो उस रिस्क को हमने डिस्कस करना होता है बेसिकली, और उसको लिखवाना होता है, इसलिए कि हम उनकी इजाज़त से उनके मरीज़ को हाथ लगा सकते हैं। अगर वो हमें इस काबिल नहीं समझते तो हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका मरीज़ कीमती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बाद में, हर डॉक्टर खैर देने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। बहुत कम ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन में, हर जगह पे होते हैं ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल्स नहीं होते, ये इतने प्रोफेशनल नहीं होते, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं वो खैर देने के लिए बैठे होते हैं। उसमें आपने उनको समझाना है और फिर उनको ये चीज़ लिखवा लेनी है ताकि वो एट पीस हो जाए। तो ये कॉन्सेंट एट पीस होने के लिए शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी मेरा भाई क्या कहेंगे? जी मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी मिसेस को अभी हो गया है। आवाज़ ऊंची करे, आवाज़ बहुत धीमी है इमरान, ऊंचा बोलें। जी इमरान। हेलो। जी जी अब ठीक है, आवाज़ आई, बात करें अब। जी जी। अच्छा ऐसा है कि मिसेस को अभी हो गए 3 मंथ हो गए, लेकिन उनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है। उनको वॉमिटिंग, उनको मुंह में कवाहट सी रहती है, ठीक है, नींद भी बहुत रहती है।
खाने में से स्मेल सी आती है। फर्स्ट तो बेबी वो है? क्या करें? फर्स्ट बेबी अभी इमरान? इमरान ये फर्स्ट बेबी आप? सॉरी मुझे समझ नहीं आई। ये आपका फर्स्ट बेबी है? जी जी फर्स्ट मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी है? जी जी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब जी। कुछ पूछना चाहेंगे? जी इमरान भाई, ऐसा है कि ये जो नींद आना ज़्यादा है, स्लीप पैटर्न ऑल्टर हो जाता है हमल के अंदर, तो उस बारे में आप परेशान ना हो। अच्छी बात है, ज़्यादा देर सोई रहती हैं, आपको तंग नहीं करती। ठीक है। और दूसरा ये कि जहाँ वॉमिट होने की बात है, पहले भी हम इस पर थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि एकदम रोटी वगैरह ना खाएं फ़ौरन, थोड़ी थोड़ी चीज़ खाएं, बिल्कुल ही कुछ भी चीज़, ख़ास तौर पे पीने वाली चीज़ ना, जैसे स्कंजवीन है, दूध है। अगर दूध भी पीना है तो एक गिलास या एक मग नहीं पिएंगी, बल्कि उसका 1/4 हिस्सा पिएंगी। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो घंटे के बाद उन्होंने कोई और चीज़ खानी है। अगर कोई फल खा रही हैं तो उसकी भी पूरा फल नहीं खाएंगी, उसकी भी 1 या 2 काश खाएंगी। अगर इसके बावजूद भी आप समझते हो कि उनको वॉमिटिंग हो रही है तो उसके लिए एंटी एमेटिक मेडिसिन हैं, जैसे नेविडॉक्सिन टैबलेट है, मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स हैं, ठीक है, जो कि सेफ़ है, हमल में दे सकते हैं आप। तो खाने से आधा घंटा पहले ये गोली आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा वॉमिट है फिर आप अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें, और ताकि उनका प्रॉपर हॉस्पिटलाइज हो। हाँ, ये वो ज़रूरी सारी है। चीज़ें। पानी की कमी हो जाती है, ख़वातीन नहीं पी हाँ रही जी। होती पानी, या Heavy इंटेक meals नहीं मत होता, लें, या बिल्कुल तो भी। फिर अक्सर ये होता है कि जो है बीपी लो और हो नींद से जाता है। परेशान ना हो, खुश हो। सोई रहती है बेगम। तो काम जो है आजकल आप कर लिया करें। वैसे ये बहुत होता है कि जब ख़वातीन जो है प्रेगनेंट होती है तो थोड़े से नाज नखरे बढ़ जाते हैं, ये भी बड़ी बात है, वैल्यू बढ़ जाती है, आपने ये देखा होगा। जो उसमें असल में पता है क्या, फिटीग हो जाती है। वही हम जो बात कर रहे थे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से एक नई जिम्मेदारी आ गई। सारी बात है, 1 से 2 हैं, अब वो डाइट भी ज़्यादा चाहिए, डाइट ली नहीं जा रही, तो थकावट की वजह से भी नींद आती है कि सारी बात है, फिटीग ही इतनी ज़्यादा है। तो जैसे ये 3 मंथ्स ख़त्म होंगे, आप उनको लेके करीबी डॉक्टर के पास जाएं ताकि प्रॉपर उनकी आयरन पिल्स और कैल्शियम पिल्स स्टार्ट हों। अच्छा, इसमें मैं आयशा एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि आयरन और कैल्शियम देने में लोग नुस्खे पे लिख देते हैं, वो जो हम बात ना करने की बात करते हैं ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये मैंने अपनी ट्रेनिंग्स भी मैं करवाती रही हूँ इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में। उसमें मैं ये बताती थी कि आपने आयरन और कैल्शियम को इकट्ठा नहीं देना। ठीक है, अच्छा इकट्ठे नहीं देना ना, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि यू आर टोटली वेस्टिंग योर मनी। आपने जो आयरन जो भी खाया है वो आपने, और खाने के बाद चाय नहीं पीनी, ठीक है, खाने के बाद कॉफ़ी नहीं पीनी, चॉकलेट नहीं खानी। अच्छा, ये रूटीन वाइज तो पी सकते हैं, मुझे बड़ी आदत है खाने के बाद चाय पीने। अगर रूटीन वाइज भी पीते तो आप आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर रही। अच्छा, ठीक है, तो आप एनीमिक होते जाओगे, क्योंकि हम जो अगर डाइट अच्छी ले भी रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हज़म नहीं होने देती आयरन को, जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देती। ठीक। उसमें नंबर 1 पे कैल्शियम, और ये बहुत गलत एक ट्रेंड है, वो लिख देते हैं और वो इकट्ठे खा लेते हैं। ऐसा नहीं है, 3 से 4 घंटे का सारी खाना गोलियां ज़रूरी इकट्ठी है। खानी है, आयरन की, कैल्शियम की, जो भी है, तो ये रूटीन हाँ, होती है। इनमें ठीक है, वक्फा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलके लोथड़े बना देते हैं और वो ऐसा स्टूल से खारिज हो जाता है। ठीक है। एक दूसरी बात जो पेशेंट पूछते हैं, वो ये कहते हैं जी वो डॉक्टर के पास आयरन आप उनको देते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर के पास आते हैं और आके आपसे झगड़ा शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई होती प्रॉपर उनके साथ। कहने जी तुसी ते मैनू आयरन खिला दवाइयां जड़ियां ना ओदे गरम इन्नियां खून आन लग गया पखाने च, काले रंग के ठीक पखाने आ है, रहे हैं। काले पखाने आ रहे हैं, तो वो समझते हैं कि ब्लड लॉस है। तो ये ब्लड लॉस नहीं है, बल्कि जो आपका जितना बॉडी ने आयरन लेना था वो ले लिया, और जो एक्सेसिव आयरन है बॉडी से वो स्टूल को ब्लैक करता है। ठीक है, तो वो आपको काले पखाने आना भी नॉर्मल बात है, मतलब परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात करते हैं सर्जरी के बाद कैसे, क्या ख्याल रखना है पेशेंट का, कुछ उस हवाले से बताएं। क्या डाइट होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चलती रहती हैं, कभी बीमार है, कभी फीवर है, कभी वीकनेस है, तो क्या होना चाहिए ये बताइए। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की सर्जरी हुई है। ठीक है, मसलन हम इसको कहते हैं जो निज़ाम हज़म गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की या गट की सर्जरी है, उसमें तो थोड़ा बहुत डाइट का रोल है। क्योंकि सर्जरी के बाद रेस्ट कर रहे हैं ना आपने बेड पे, तो आप डाइट वो खाने जो जुद हज़म हो। तो हमारे यहाँ ये दलिया या ये चीज़ें जो है खाने का रिवाज बहुत कम है, 1-2 दिन सूप बड़ी मुश्किल से पी लेते हैं, भाई हमसे नहीं खाई जाती ये चीज़ें। सही। तो फिर क्या होना चाहिए? जी, उसमें ये है ना कि आपके डिपेंड करता है कि सर्जरी जो है आपकी वो किस सिस्टम की हुई है। ठीक है, अगर टांग टूटी है तो आप जो मर्जी खाएं पिए उसका मसला नहीं है। गोश्त खाएं फिर तो जी, कहा खा जाता है, गोश्त खाएं, अगर कीमा आपकी खाएं। मतलब पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, आंत का हुआ है, अपेंडिक्स का हुआ है, तो फिर हमने थोड़ी देर गट को जो है ना वो रेस्ट देना होता है। ठीक है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि आप नरम चीज़ लें, थोड़ी चीज़ लें, बार बार चीज़ लें। मतलब आप थोड़ा सा दलिया ले लिया, फिर थोड़ा दूध पी लिया, जूस पी लें, थोड़ी चीज़ बार बार।
ठीक है। एक चीज़ ये है। दूसरा जो मिसकंसेप्ट है ना हमारे माशरे में अभी तक चल रहा है सर्दियों से, वो जो है कि ऑपरेशन के बाद नहाना नहीं है। ठीक है, तो उसमें बेशक 7 दिन हो गए हैं, हमारे पास 14वें दिन आए हैं टांके निकलवाने के लिए और अभी तक नहाया नहीं है जी। हाँ। तो वो पानी जो होता है वो जख्म के लिए अच्छा होता है। ठीक है। जी मैं हर मरीज को कहता हूँ ठीक है कि पानी जख्म के लिए अच्छा होता तो है। कितने दिन बाद रोज नहाना है नहाना बता दे, रोज नहाना हाँ रोज नहाना है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि रोज नहाना है, नहाने के बाद पट्टी चेंज करनी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत लास्ट शुक्रिया। एक जी जी consent लास्ट है। कर ले जी। और बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपने दूध ज़रूर पीना है। ठीक है। दूध से जो है वो जख्म में पीप नहीं पड़ती। ठीक है। लोगों का कंसेप्ट ये है कि दूध से नहीं सफ़ेद होता है तो पीप सफ़ेद होती है, वो दूध जो है ना वो पीप पड़ जाती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। ना दूध से बलगम होती है ना दूध से पीप होती है। तो रोज़ आपने नहाना है, 2 गिलास दूध के ज़रूर पीने हैं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मा रशीद हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल, और तमाम नाज़रीन, तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया जिन आप जो फीडबैक देते हैं, जो कॉल्स करते हैं, लेकिन कॉल करते वक्त एहतियात ज़रूर कीजिएगा, यानी कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। और इसके साथ ही आयशा को देंगे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।